वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वैदिक चैनल के राष्ट्र गौरव नामक इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति के गौरव की। भारत जिसने ज्ञान विज्ञान दिया है, भारत ने केवल जीरो पूरी दुनिया को नहीं दिया है। पश्चिम में षड्यंत्र पूर्वक ये पढ़ाया गया कि ग्रीस, रोम, ये देश, ये सभ्यताएं पूरी दुनिया में वैज्ञानिक सोच को लेकर आई, विज्ञान के प्रयोगों को लेकर आई। पूरी दुनिया को विज्ञान देने का काम यूरोप ने दिया, पश्चिम ने दिया। ये षड्यंत्र पूर्वक 2000 सालों में ये झूठ हमें पढ़ाया गया। सत्य तो ये है कि वो देश, वो लोग जब गुफाओं में रहते थे, जंगलों में रहते थे, उस समय हमारे यहाँ विमान उड़ा करते थे। हमारे यहाँ वैभव के पूरे शिखर के ऊपर हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति थी। जब वो लोग रोटी, कपड़े और मकान के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उस समय हमने इस रोटी, कपड़े और मकान की चिंता को छोड़कर हमने ये चिंतन शुरू किया था कि हम मुक्ति कैसे प्राप्त करें, शांति कैसे हो, मन के ऊपर शोध करना शुरू कर दिया था। हमने ये शोध किया था हम कहाँ से आए थे, हमें कहाँ जाना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, मोक्ष क्या है, ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों को सुलझाना हमने शुरू किया था। और ये स्मरण रखें कि ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में, अपनी धरती के बाहर चिंतन करने के बारे में, शरीर के बाहर मन के ऊपर सोचने वाली सभ्यता और संस्कृति वही हो सकती है जिसको कभी भी रोटी, कपड़े और मकान की चिंता ना रही हो। तो हमारे इस ज्ञान विज्ञान के पन्ने बहुत से विदेशी आक्रमणकारियों के समय जलाए गए। हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया। हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे गए, लेकिन फिर भी वो बिखरे हुए पन्ने कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। आज योग दुनिया के 200 देश कर रहे हैं, और दुनिया के 200 देशों ने, वो चाहे भारतीय संस्कृति को ना माने, उनकी वेद में आस्था ना हो, वो रामायण को ना माने, महाभारत को ना माने, गीता को ना माने, लेकिन आज भी वो ये मानते हैं कि यदि हम ये योग करेंगे तो इससे हम रिलैक्स हो जाएंगे। ये कमोबेश दुनिया के 200 देशों ने स्वीकार कर लिया। तो इन सब के बीच में जहां योग को स्थापित किया गया है, वैसे ही हमारा ज्ञान विज्ञान बहुत विस्तृत है। योग तो उसका एक अंग है, और एक अंग का भी एक हिस्सा अभी लोगों ने महसूस किया है। जिस दिन वो ये योग करते करते योग दर्शन के पन्ने पलटेंगे, योग दर्शन के पन्ने पलटते पलटते जब वो भारत के योग दर्शन के विज्ञान से परिचित होंगे कि योग दर्शन के अंदर कैसे मन के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर चिंतन किया गया है, तो उनको पता लगेगा कि भारत की संस्कृति कितनी महान रही है। ये ज्ञान जो आधुनिक भाषा में नहीं था, उस ज्ञान को आधुनिक भाषा में जन जन तक पहुंचाने के लिए पतंजलि योगपीठ और पतंजलि योगपीठ का रिसर्च डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। पिछले क्रम में हमने बात की जड़ी बूटियों के बारे में कि साधारण हमारे भारत में लगभग जो 450 जड़ी बूटियां, जिनकी चर्चा महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत ने की है, उन जड़ी बूटियों को हम घर में किस प्रकार से पहचानें, कैसे लगाएं, कैसे उसका लाभ उठाएं, इसके बारे में हमने बातचीत की पिछले अंक में। ये जड़ी बूटियों की पुस्तक के जो 3 अंक हैं, ये 3 अंक हम अपने घर में रखें और अलग अलग बीमारियों से हम मुक्ति पा सकते हैं। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत की तरह ही हमारे एक और ऋषि हुए हैं, महर्षि वाग्भट। महर्षि वाग्भट के अष्टांग हृदय को परिष्कार करके, उसकी व्याख्या करके, उसको आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कसकर पूज्य आचार्य जी ने बहुत परिश्रम करके ये अष्टांग हृदय के नाम से एक ग्रंथ लिखा है, जो लगभग 800 पन्ने का ग्रंथ है। और इसको भी हार्ड बाउंड को लागत मूल्य पर जन जन तक पहुंचाने के लिए लिखा गया है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जो धरती के ऊपर सांस लेता है, यदि उसने योग आयुर्वेद नहीं सीखा, तो उसने आईआईटी की, उसने आईआईएम किया, उसने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की, डॉक्टरी इंजीनियरिंग से लेकर पायलट का कोई कोर्स किया, लेकिन यदि उसको योग आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है तो वो कोई जीवन में, हम उसको सफल इंसान नहीं कह सकते। तो यह अष्टांग हृदय हमने छापी है। योग के ऊपर बहुत सी पुस्तकें छापी गई हैं। 39 लाख पांडुलिपियों के पन्ने छापकर लोगों की उपयोगिता के लिए क्या, घर में हम कई बार पौधे लगाते हैं, तो अभी घर में भी क्या, हमने विदेशी पौधे लगाने शुरू कर दिए। उन विदेशी पौधों का नुकसान क्या है कि कुछ रिसर्च ऐसे आए हैं कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो टॉक्सिन्स छोड़ने का काम करते हैं। हम लगाते तो इसलिए हैं कि इससे हमारे वातावरण के अंदर पॉजिटिविटी आएगी, हमारी एयर प्यूरिफाई होगी,
हमारा पोल्यूशन कंट्रोल होगा। लेकिन कई बार उल्टा हो जाता है, और उल्टा ना भी हो तो उनका जितना लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाया। तो हमें अगर घर में सुगंधि के लिए, औषधियों के लिए और सौंदर्यीकरण के लिए यदि पौधे लगाने हैं तो हम कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं, इसके बारे में एक डिटेल जानकारी इस पौधों की पुस्तक में दी गई है। दिव्य औषधीय सुगंधित और सौंदर्यीकरण के पौधे, ये 64 पेज की 20 रुपए की पुस्तक है। इसको आप अपने घर में, यदि आप बागवानी को पसंद करते हैं तो आप इस पुस्तक का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे ही देखिए, आयुर्वेद के अंदर जब हम बात करते हैं कि च्यवनप्राश हमारा सबसे पुराना ब्रांड है, तो च्यवनप्राश के अंदर और आयुर्वेद की औषधियों के अंदर हमने संजीवनी बूटी का नाम सुना है कि संजीवनी बूटी, जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा मेघनाथ का और जब वो मूर्छित हो गए तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे। हिमालय से वो संजीवनी बूटी लेकर आए थे। उस समय वैद्यों को संजीवनी बूटी का ज्ञान था, लेकिन वो संजीवनी बूटी कौन सी है ये ज्ञान कहीं खो गया था बीच में। उस ज्ञान को दोबारा से खोजने का काम, उसको दोबारा से पुनर्प्रतिष्ठापित करने का काम, संजीवनी बूटी के भी जो औषधि के 4 अंग हैं उनके ऊपर भी रिसर्च करने का काम पतंजलि योगपीठ के माध्यम से चल रहा है। ऐसे ही आयुर्वेद के अंदर एक अष्टवर्ग की चर्चा आती है। अष्टवर्ग के वो पौधे माने जाते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, और ये आयुर्वेद के पौधे अष्टवर्ग में, जिसमें जीवक है, रसभक है, मेधा है, महामेधा है, काकोली है, क्षीर काकोली है और रिद्धि और वृद्धि है। ये एक समूह है अष्टवर्ग का, जिसके बिना च्यवनप्राश पूरा नहीं होता। तो ये अष्टवर्ग के पौधे च्यवनप्राश का एक महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन इन अष्टवर्ग के पौधों के ऊपर बहुत सा विवाद था कि ये अष्टवर्ग के पौधे कौन कौन से हैं। कोई व्यक्ति कहता कि जीवक ये है, मेधा ये है, महामेधा ये है, काकोली ये है। लोगों को इसके बारे में बहुत सी भ्रांति थी। तो पतंजलि योगपीठ ने 1990 के दशक में और 2000 के दशक में एक बड़ा काम इन अष्टवर्ग के पौधों का, हिमालय के क्षेत्र में इनको खोजकर इनके ऊपर शोध करना और इनको दुनिया के सामने रखने का काम भी किया है। अभी जैसे मान लीजिए च्यवनप्राश बनना है अष्टवर्ग के साथ। अब च्यवनप्राश का जो हम टेस्ट लेते हैं उसके अंदर तो चीनी का टेस्ट होता है, मिठास का टेस्ट होता है और आंवले का टेस्ट होता है। लेकिन अगर हम मिठास और आंवले से केवल च्यवनप्राश बनाएंगे तो वो च्यवनप्राश फायदा तो करेगा, लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति को जवान करने का या बुढ़ापा रोकने का काम नहीं कर सकता। तो अष्टवर्ग के इन पौधों को पहचान करने का काम और इनको प्रकाशित करने का काम, देखिए बहुत से लोग आयुर्वेद में क्या करते हैं, जी हमने तो खोज ली जड़ी बूटी, लेकिन हम इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं देंगे। पतंजलि योगपीठ ये नहीं चाहती कि सारी औषधियां पतंजलि योगपीठ बनाए। पतंजलि तो इसलिए बनाती है ताकि लोगों को मिलावट रहित उपलब्ध करवाई जा सके। तो ये अष्टवर्ग के पौधे जो च्यवनप्राश का एक महत्वपूर्ण घटक है, इस अष्टवर्ग के पौधों के बारे में खोज करके और इस खोज को पूरी दुनिया के सामने रखने का काम भी पतंजलि द्वारा किया गया है कि आप सब भी इसका लाभ उठाएं। आप भी यदि च्यवनप्राश बनाते हैं, आप भी यदि औषधियों का प्रयोग करते हैं, आयुर्वेद का प्रयोग करते हैं, तो आप इसका लाभ उठाएं। तो अष्टवर्ग की इन पौधों के बारे में सारा, इसकी पहचान से लेकर इनके सारे शास्त्रीय विवेचन से लेकर कि कहाँ कहाँ किस किस चरक संहिता में कहाँ आया है, सुश्रुत संहिता में कहाँ आया है, अष्टांग हृदय में क्या आया है। भैया देखिए ये पेज है मैंने आपके सामने खोला, इसमें हिंदी में 10-12 लाइन है। और इसके रेफरेंस की बात करें तो आयुर्वेदिक गुण कर्म क्या है, ये अपनी मर्जी से नहीं कहा। ये जो लिखा है हमारे अष्टांग हृदय में, चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, उनके बारे में जो हमारे ऋषियों ने लिखा है, उन सबके प्रामाणिक रेफरेंस के साथ ये सारी प्रकाशित की गई है। इसमें अलग अलग पौधे का भी वर्णन दिया गया है कि जैसे अभी मैं बात करूं तो यदि क्षीर काकोली है तो इसका परिचय क्या है, विदेशी भाषाओं में इसके क्या नाम है, भारतीय भाषाओं में क्या नाम है, कहाँ पर मिलती है, हिमाचल में कहाँ मिलती है, जम्मू कश्मीर में कहाँ मिलती है, उत्तराखंड में कहाँ मिलती है, फिर इसका फल कैसा होता है, पुष्प कैसा होता है, कब पुष्प आते हैं, इसके अंदर कौन कौन से रसायन पाए जाते हैं, किस किस रोग में कैसे काम करती है। तो ये सारी डिटेल, जैसे अभी ये जो एक औषधि के बारे में हमने बात की ना, जो क्षीर काकोली के बारे में बात की, तो इसमें पूज्याचार्य जी लिखते हैं कि 1990 के दशक में जब गुफाओं में रहकर हम तप करते थे तो उस समय हमने देखा कि उस समय, देखिए आपने इंटरनेट के ऊपर कई वीडियो देखे होंगे जिसमें गोमुख के ऊपर गंगोत्री की गुफाओं में कोई साधु है, कोई कपड़ा नहीं उसके ऊपर, केवल लंगोटी है,
और उसी लंगोटी में वो बर्फ के पहाड़ों के बीच में रहता है। रात को कोई उसको गर्म करने के लिए उसके पास कोई लैंप की व्यवस्था नहीं है, कोई हीटिंग अरेंजमेंट उसके पास नहीं है, कपड़े कोई नहीं पहनते, तो कैसे वो रहते होंगे ऋषि मुनि? उन ऋषि मुनियों की इम्यूनिटी का खजाना क्या रहा होगा? उनका अंदर की ताकत तो है, लेकिन साथ साथ पूज्य आचार्य श्री इसमें लिखते हैं कि क्षीर काकोली कंद जो वर्षा के बाद गंगोत्री में गंगा मंदिर के दूसरी ओर लगभग 2.5 किलोमीटर के क्षेत्र गंगाबाद में, जहां पर पूज्य स्वामी अप रोक्षानंद जी की गुफा है, उस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में होती थी। उस कंद को निकालकर सुखाकर शीतकाल में गंगोत्री में रहने वाले संत लोग उसका प्रयोग करते थे और वहां आने वाले शिष्यों के रोगों में भी उसका प्रयोग करते थे। तो इसके बारे में जो हिमालय के अनुभव हैं उसमें कैसे प्रयोग करते थे, इन सारी बातों को भी पूज्य आचार्य जी ने बहुत डिटेल में इसके बारे में लिखा है। तो ये अष्टवर्ग रहस्य के पौधों का भी आप लाभ उठा सकते हैं। ये पुस्तक 104 पेज की पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। अंग्रेजी हिंदी की पुस्तक 150 रुपये की है, अंग्रेजी की पुस्तक 175 रुपये की है। अगली ये पुस्तक छापी है पतंजलि द्वारा, आहार रोचन। अब हमारे यहाँ भारत में मसाले बहुत प्रयोग होते हैं। कोई एक सब्जी भी बनती है तो उसमें 15-20 प्रकार के मसाले प्रयोग किए जाते हैं। हम साउथ कोरिया की बात करें, चीन की बात करें, जापान की बात करें, हम पूरे यूरोप की बात करें, तो अभी तो यूरोप के कुछ लोगों ने मसाले खाने शुरू कर दिए हैं। पहले तो वो कोई मसाले नहीं खाते थे। क्या खाते थे? केवल या तो मीट खा लेते थे, कच्चा या आध पका मांस खा लिया, उसके अलावा आटा है तो आटे की ब्रेड बनाकर खा ली, बहुत हुआ तो आलू के साथ खा लिया। मसालेदार भोजन क्या होता है ये दूसरे देशों के लोग जानते नहीं थे। भारत ने पूरी दुनिया को मसाले दिए हैं। मसाले मतलब औषधियां। हमारे यहाँ हल्दी हम डालते हैं तो हल्दी का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, बल्कि हल्दी खाने के टेस्ट की जगह खाने की क्वालिटी को इंप्रूव करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। ऐसे ही इस पुस्तक में हमारे जो रसोई घर में मसाले हैं कैसे हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में 70 पेज की ये पुस्तक है, हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। हिंदी की कीमत 200 रुपये है, अंग्रेजी की कीमत 250 रुपये है। और मसालों के बारे में मैं और एक फैक्ट आपको बताना चाहता हूं। देखिए, भारत में कभी भी सोने चांदी हीरे जवाहरात की खदानें नहीं। गोलकुंडा में कुछ जगह, एक आध जगह साउथ में कुछ हीरे की खदानें हैं, लेकिन पूरे भारत में कोई सोना चांदी हर जगह पाया जाता हो या खदानें रही हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया से सोना चांदी हीरे जवाहरात भारत के अंदर आते रहे। कुछ विदेशी लोग तो ये कहते हैं कि भारत पूरी दुनिया के उस तिजोरी की तरह, गड्ढे की तरह है जहां से पूरी दुनिया का सोना चांदी बह बहकर आता था। वो पैसा कहां से आता था? जब हम भारत से कोई कपड़ा एक्सपोर्ट करते थे तो जो कपड़ा हम एक्सपोर्ट करते थे उस कपड़े के बदले में हमारे पास कोई और चीज नहीं आती थी। कपड़ा जब हम एक्सपोर्ट करते थे तो दुनिया के देशों में भारत के कपड़े की डिमांड इतनी थी, भारत का कपड़ा इतना अच्छा होता था कि एक तराजू में कपड़ा रखा जाता था, एक तराजू में सोना चांदी रखा जाता था, तो बदले में सोना चांदी आता था। और दूसरा, हमारे पास सोना चांदी कहां से आता था? भारत के मसालों से आता था। भारत की काली मिर्च, भारत की दालचीनी, भारत का जीरा, भारत की हल्दी, भारत के जितने मसाले हैं ये सब बाहर एक्सपोर्ट होती थी। और यूरोप के अंदर जब वो फीका खाना खाते थे तो गरीब आदमी तो फीका खाना खाते थे। जब भारत से एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ पुराने जमाने में तो अमीर लोगों ने काली मिर्च खानी शुरू कर दी। तो उस समय जो ब्रिटेन के अंदर, यूरोप के अंदर जो अमीर लोग होते थे वो अपने घर के ड्राइंग रूम में काली मिर्च या उनके पास कोई इंडियन मसाला होता था तो उसको रखते थे। जैसे आप और हम अपने घर के ड्राइंग रूम में, आपके पास कोई सोने और चांदी का कोई डिस्प्ले करने की कोई चीज है तो उसको सजाया जाता है। किसी बड़े व्यक्ति के साथ कोई फोटो हो तो उसको लगाया जाता है कि लोगों को पता कर लगे हमारी पहुंच इतनी है, हमारे पास इतनी महंगी चीज है। या घर की डाइनिंग टेबल के ऊपर महंगे फलों को सजाया जाता है जब कोई मेहमान आता है कि हम ये देखिए ये महंगे महंगे फल हम प्रयोग करते हैं अपने स्टेटस को बनाने के लिए, स्टेटस को बढ़ाने के लिए। तो पुराने जमाने में यूरोप में काली मिर्च की कितनी डिमांड थी आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारत से जो काली मिर्च जाती थी वो काली मिर्च तराजू के एक पलड़े पर रखी जाती थी और उसके बदले में सोना चांदी आता था। और यूरोप के धनी से धनी व्यक्ति अपने घर की बैठक में, ड्राइंग रूम में, मर्तबानों में काली मिर्च डालकर जहां पर उनके गेस्ट आते थे उन गेस्ट के सामने रखते थे, ये शो करने के लिए कि देखो मैं कितना अमीर हूं,
मैं भारत से आने वाली काली मिर्च को अपने खाने में प्रयोग करता हूं। तो ये भारत के मसालों की ताकत रही है, और अभी कोरोना काल में भी भारत के मसालों की ताकत हमें पता लग रही है कि भारत के मसालों की क्या ताकत है। तो इस भारत के मसालों के बारे में डिटेल में जानकारी देने के लिए भोजन को कैसे ठीक बनाएं, और अपने यहां देखिए बेस्वाद भोजन को भोजन नहीं कहा गया। महर्षि चरक, सुश्रुत से लेकर सब ने कहा कि भोजन वैसा होना चाहिए जिसको देखकर मन प्रसन्न हो। भोजन के अंदर षड रस होने चाहिए। भोजन ऐसा होना चाहिए जो भोजन औषधि का काम करे। ये हमारा दर्शन रहा है। तो भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए, स्वादु होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, और भोजन मन में प्रसन्नता लाने वाला होना चाहिए, शरीर में शक्ति और स्फूर्ति वाला होना चाहिए। जबकि वो हमारे यहाँ ये मानता है कि अगर हम बिना स्वाद का, बिना रुचि का भोजन करेंगे तो वो मन में खिन्नता पैदा करेगा, विषाद पैदा करेगा, हमारा जो उत्साह है उसको कम कर देगा और हमारी बल की हानि करने का काम करेगा। तो इस मसालों के ग्रंथ में अपने परंपरागत कौन कौन से मसाले हैं, कैसे उनको प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें देखिए घर के अंदर हमें यदि देखिए हमें चाट मसाला चाहिए, पनीर मसाला चाहिए, छोला मसाला चाहिए, राजमा मसाला चाहिए, पाव भाजी मसाला चाहिए, कढ़ी मसाला चाहिए, सांबर मसाला चाहिए, सब्जी मसाला चाहिए, गरम मसाला चाहिए, शोधित हरण घर में बनानी है, जीरे की गोली बनानी है, जलजीरा बनाना है, हींग पेड़ा बनाना है, खट्टा मीठा छुहारा बनाना है, अनारदाने की गोली बनानी है, अनारदाने का चूर्ण बनाना है, पाचक अजवाइन बनानी है, पाचक हींग बनानी है। तो ये हम घर में नहीं बना सकते। तो इनका जो परंपरागत है, जैसे सांबर मसाला है, तो सांबर मसाला केरल में, साउथ में कैसे बनाया जाता है, उसका परंपरागत तरीका क्या है, वो तरीका इसमें लिखा हुआ है। जलजीरा कैसे बनाना है, चाट मसाला कैसे बनाना है, कौन कौन सी चीज कितनी मात्रा में लेनी है, तो ये आप घर पर बना सकते हैं। देखिए अभी मसालों के नाम से मिलावट बहुत होती है। धनिया का पाउडर लें तो घोड़े की लीद को मिला दिया जाता है, लाल मिर्च का पाउडर लें तो उसके अंदर लाल मिट्टी को मिला दिया जाता है, हल्दी हम खरीदने के लिए जाएं तो हल्दी कम होती है, पीली मिट्टी का पाउडर ज्यादा मिला दिया जाता है। तो मिलावट बहुत चली हुई है। और जो बड़े बड़े ब्रांड हैं जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम तो कभी भी मिलावट नहीं करते, हमारी तो एडवर्टाइजमेंट बहुत आती है, उनके अंदर भी मिलावट होती है। तो पतंजलि योगपीठ की ओर से शुद्ध मसाले उपलब्ध करवाए जाते हैं पैकिंग किए हुए, आप वो मसाले प्रयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छा है तो आप अपने घर में मसाले बनाएं। अपने घर में सिलबट्टा ले लीजिए, हमाम दस्ता ले लीजिए, उसके अंदर कूट कर, घर के अंदर पीस कर आप मसाले बनाएं। उसकी कोई बराबरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जीरा, हल्दा, मेथी ये तो सब पतंजलि की मिल जाएगी, गरम मसाला भी पतंजलि का मिल जाएगा। आपको घर में कोई सांबर मसाला या कोई यूनिक मसाला बनाना है, जलजीरा घर में बनाना है, तो उसका देखिए पतंजलि जो बनाती है उसका कोई भी फार्मूला सीक्रेट नहीं रखती। पतंजलि में जो जीरा बनाया जाता है, जीरा गोली बनाया जाता है, अनारदाना गोली बनाया जाता है, पाचक हींग बनाई जाती है, उसका फार्मूला इसके अंदर लिखा हुआ है। तो आप ये पुस्तक अपने घर में रख सकते हैं। ये आहार रोचन पुस्तक 70 पेज की पुस्तक 200 रुपए की हिंदी में है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगली हम पुस्तक की बात करें तो अगली पुस्तक है भोजन कौतूहल। अगर हम कहें कि आयुर्वेद के अनुसार खाने का एनसाइक्लोपीडिया कौन सा है, तो उसको हम कहेंगे कि यह पुस्तक भोजन कौतूहल आयुर्वेद के अनुसार खाने का, भोजन का एनसाइक्लोपीडिया है। यह भोजन कौतूहल कब लिखी गई? 17वीं शताब्दी में, मतलब आयुर्वेद की अलग अलग संहिताओं में महर्षि चरक ने, महर्षि सुश्रुत ने, महर्षि वाघभट्ट ने, आचार्य अमित प्रभ जी ने योग शतकम से लेकर अलग अलग ग्रंथों में जो भोजन के बारे में लिखा, उसको एक जगह 17वीं शताब्दी में कोंकण महाराष्ट्र के एक आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान पंडित रघुनाथ सूरी जी ने भोजन कौतूहल नाम के ग्रंथ की रचना की थी। इसमें भोजन का ज्ञान इतना डिटेल में दिया कि इसको अगर विश्वकोश कहा जाए, एनसाइक्लोपीडिया कहा जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें प्रत्येक भोजन के, भोज्य द्रव्यों के गुण, उसका प्रभाव, उसका स्वभाव, उसकी बहुत डिटेल में विवेचना की गई। और ये पुराना जो हस्तलिखित ग्रंथ था, जो 300 साल पुराना, उसको लेकर पतंजलि योगपीठ ने उसको शोधन किया। उसके एक एक श्लोक को बार बार विज्ञान की कसौटी पर, अगर हम मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो भोजन के मापदंड हैं उसके ऊपर, और इसके साथ साथ भाषा की शुद्धता के ऊपर, व्याकरण की शुद्धता के ऊपर, उसको कस के फिर उसका हिंदी में
और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के शब्दों के साथ उसका ऐसा निचोड़ तैयार किया गया है कि 300 साल पहले जब पंडित रघुनाथ सूरी जी ने इस ग्रंथ को लिखा होगा तो उन्होंने कम से कम अपने 50 साल इसके ऊपर लगाए होंगे। और ये 50 साल भी केवल किसी टाइपिस्ट के 50 साल नहीं थे, किसी कॉपी पेस्ट करने वाले के 50 साल नहीं थे, ये उसके 50 साल थे जो पीढ़ियों से आयुर्वेद का काम करते थे, जिनके बाप दादा आयुर्वेद का काम करते थे और जिन्होंने आयुर्वेद के सारे ग्रंथों को पढ़ लिया था। तो उन्होंने केवल भोजन के ऊपर रिसर्च करके कि भोजन के मैं एक ऐसा ग्रंथ दूं कि भोजन के बारे में जिसकी सारी जानकारी आ जाए, तो वो ये भोजन कौतूहल है। 450 पेज की पुस्तक है, हिंदी में 399 रुपए की है, अंग्रेजी में 600 रुपए की है। अब अगर मैं भोजन कौतूहल में कितनी डिटेल में व्याख्या की गई है, मैं केवल एक शब्द से बताना चाहूंगा कि इसमें ये जो शहद है ना, शहद के भी 6 अलग अलग प्रकारों का विवेचन किया गया है, अलग अलग तरीके से बताया गया है कि जंगल की मक्खी कैसी हो, छोटी मक्खी कैसी हो, बड़ी मक्खी कैसी हो, नीम के पेड़ का शहद कैसा होगा, लीची के पेड़ का शहद कैसा होगा। तो इतनी डिटेल में ये व्याख्या की गई है। ये भोजन कौतूहल, ये अब भोजन तो आप और हम करते हैं, जो भोजन करता है उसके लिए बहुत उपयोगी है। भोजन करता है लेकिन हम भोजन तो करते हैं, लेकिन भोजन के बारे में पता नहीं कि भोजन कितना करना है, भोजन को चबाना कैसे है, भोजन के साथ क्या करना है, दोपहर के भोजन के साथ क्या खा सकते हैं, सुबह के भोजन के साथ क्या खा सकते हैं, रात के भोजन के साथ क्या खा सकते हैं, किस ऋतु में कौन सा भोजन अमृत का काम करेगा, किस ऋतु में कौन सा भोजन विष का काम करेगा, किस रोग में कौन सा भोजन खाना है, किस रोग में कौन सा भोज्य पदार्थ नहीं खाना। लस्सी हम यदि दोपहर के खाने के बाद पिएंगे तो अमृत का काम करेगी, रात के खाने के बाद पी लिया तो जोड़ों का दर्द बढ़ाएगी, विष का काम करेगी। ऐसे भोजन के बारे में पूरी जानकारी, जिसमें भोजन कौतूहल, आयुर्वेद महादधि और अजीर्णामृत मंजरी, ये 3 ग्रंथ भोजन के बारे में बहुत बड़े डिटेल स्तर पर माने जाते हैं। इसमें ये भोजन कौतूहल यदि हम करें, जैसे छांदोग्य उपनिषद में एक वाक्य आता है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर् लभ्ये सर्वग्रंथीना विप्रमोक्ष। तो वो कहते हैं कि आहार शुद्धि होगी तभी उससे सारी शुद्धि होगी। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सोपन बोधस्य योगो भवति दुखा। तो ये महर्षि पतंजलि ने कहा है, भागवत गीता में कहा गया है आहार के महत्व के बारे में। तो आहार के बारे में हमें यदि सारी जानकारी है तो इसमें ये पांडुलिपि भी दी गई है। जो पांडुलिपि है, मूल पांडुलिपि है जो पंडित रघुनाथ सूरी जी की, वो मूल पांडुलिपि भी इसमें दी गई है। इसके साथ साथ देखिए भोजन के विषय में व्यास जी ने क्या कहा है, भोजन के विषय में अलग अलग गेहूं के गुण क्या हैं, जौ के गुण क्या हैं, ज्वार के गुण क्या हैं, मूंग के क्या गुण हैं, राजमा के क्या गुण हैं, मटर के क्या गुण हैं, कुल्थी की दाल के क्या गुण हैं, सेम के, मोठ के, तिल के, अलसी के क्या गुण हैं। अलसी के ऊपर अभी पूरी दुनिया शोध कर रही है कि एंटीऑक्सीडेंट चाहिए तो अलसी खाओ, फ्लैक्स सीड खाओ। ये फ्लैक्स सीड के बारे में हमारे ऋषियों ने तो हजारों साल पहले बता दिया कि इसके अंदर ऐसे तत्व हैं जो पूरी बॉडी को, पूरे सेल्स को नया करने का काम करते हैं। शरीर के अंदर अभी जो फ्री रेडिकल की थ्योरी दी गई है, एंटीऑक्सीडेंट की थ्योरी दी गई है, तो वो फ्री रेडिकल की थ्योरी के बारे में कि आयुर्वेद का नवजीवन प्राप्त करना है तो कैसे कर सकते हैं, वो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने बताया है। जैसे अलग अलग प्रकरण हैं, पत्तों का प्रकरण, धान का प्रकरण जिसमें ज्वार से लेकर गेहूं से लेकर बाजरे तक सबका है, दाल का प्रकरण, फिर शाक का प्रकरण है, मूली गाजर के बारे में, अलग अलग शाकों के बारे में जिसके हैं, फिर फलों का प्रकरण है आम से लेकर, फिर औषधियों का प्रकरण है, फिर दूध का प्रकरण है कि दूध कैसे, दूध के गुण क्या हैं, फिर गाय का दूध, भैंस का दूध, खीस के क्या गुण है, कच्चे और पकाए दूध के क्या गुण है, बासी दूध पीने से क्या होता है, तांबे के पात्र में दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, मलाई के गुण क्या है, भैंस के, बकरी के, ऊंटनी के, नारी के, हथीनी के, घोड़ी के, गधी के दूध, बड़े सींग वाली भैंस के दूध, छोटे सींग वाली भैंस के दूध, दूध में झाग के क्या गुण होते हैं, दूध के साथ क्या पदार्थ ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते। फिर दही का अलग से प्रकरण है। अच्छा, दही में भी गाय के दही का क्या गुण है, बकरी के दही का क्या गुण है, भैंस के दही का क्या गुण है, भेड़ के दही का क्या गुण है, घोड़ी के दही का क्या गुण है, गधी के दही का क्या गुण है, ऊंटनी के दही का क्या गुण है, हथीनी के दही के क्या गुण है, नारी के दही के क्या गुण है, इसको किस रोग में ले सकते हैं। आप सोचिए कि जिसने हाथी, घोड़ा, ऊंटनी, नारी, भेड़, बकरी, इन सबके गुणों के ऊपर डिटेल में रिसर्च की हो, वो कितने महान हमारे पूर्वज रहे होंगे। फिर अलग अलग प्रकरण हैं सारी चीजों के बारे में। जल के बारे में,
जल के क्या गुण हैं, नदी का जल कौन सा, भूमि को खोदकर कौन सा जल निकलता है, झरने का जल कौन सा है, झील का कौन सा है, कूप का बावड़ी का जल कौन सा है, तालाब का जल कौन सा है, इसके क्या क्या गुण है, कौन सी बरसात का जल पीना चाहिए। हमें कौन व्यक्ति थे जो ये कहते थे कि हम तो अनपढ़ रहे हैं, जिसने पानी की इतनी डिटेल में विवेचना की हो, जिन्होंने एक एक चीज के ऊपर इतनी डिटेल रिसर्च की हो, उस सभ्यता संस्कृति को अनपढ़ कौन कह सकता है, जाहिल और गंवार कौन कह सकता है। तो ये पुस्तक अपने आप में अद्भुत पुस्तक है, इसके अंदर बहुत डिटेल में ये सारी चीजें दी गई हैं। आप ये पुस्तक अपने घर में जरूर लेकर आएं। जैसे अभी मैं मधु वाला प्रकरण निकालता हूं, मधुमक्खियों वाला, तो इसमें दिया गया है कि माक्षिक, भ्रमर, क्षोद्र, पोतिक, छात्रक, आर्द्य, औद्दालक व दाल, इन जाति भेदों से शहद 8 प्रकार का होता है। केवल शहद के 8 प्रकार दिए हैं। तो आप देखिए कितनी डिटेल में इसकी विवेचना की गई है। तो ये भोजन कौतूहल, जो लोग भोजन करता है, जो जीवित है, भोजन तो सब करते होंगे, जो यदि भारत में रहता है या दुनिया में कहीं भी रहता है और जो भोजन करता है, मुझे लगता है उस व्यक्ति को ये ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए। आपने ब्रह्मांड की कितनी जानकारी ली, आपकी जीके कितनी ज्यादा है, इसका कोई महत्व तो नहीं है। यदि आपने केवल अपने जीवन जीने की पद्धति में ये जान लिया कि सांस कैसे लेना है, खाना कैसे खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कौन कौन सा किस किस से मिलाकर खाना है, यदि हमने ये सीख लिया तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी शिक्षा होगी, सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो ये भोजन कौतूहल 430 पेज की बुक है, जो बहुत रिसर्च के बाद छापी गई है। हिंदी में 399 रुपए की और अंग्रेजी में 600 रुपए की है। आप इसको घर में जरूर रखें और हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार ऐसा ज्ञान जरूर पढ़ना चाहिए। मान लीजिए भोजन कौतूहल पढ़ी आपने केवल एक नियम बना लिया कि मुझे 32 बार चबाना है, केवल एक नियम, आपको और कुछ याद नहीं रहा, आपने ये नियम बना लिया, आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा, आपके गुर्दों के ऊपर कभी लोड नहीं पड़ेगा, आपका वजन ठीक हो जाएगा, आपका वजन नहीं बढ़ेगा। केवल 32 बार चबाने से आप ज्यादा खाना खाने से बच जाएंगे। तो एक छोटी सी बात, इसके अंदर लाखों की संख्या में लाइनें होंगी, हजारों की संख्या में इसमें सूत्र होंगे, नुक्से होंगे, लेकिन आपने एक को भी अपना लिया तो हो सकता है कि जीवन बदल जाए। तो आज हमने कुछ पुस्तकों के बारे में बातचीत की, आगे और इसी प्रकार से दिव्य प्रकाशन की पुस्तकों के बारे में हम बातचीत करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।